नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट। इंडिया बोले में आज का मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जो न्यू इंडिया का मंत्र दिया है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है हमारी जनसंख्या। इसको समझना होगा। दरअसल भारत के पास जमीन के लिहाज से सिर्फ दुनिया की 2.5% जमीन है, जल संसाधन के लिहाज से सिर्फ 4% जल संसाधन है, और विश्व में हमारी जनसंख्या की भागीदारी की बात करें वो 17 से 18% है। बीमारी में हमारी भागीदारी 20% के आसपास है। आप सोचिए, एक उत्तर प्रदेश ब्राजील के बराबर है, इसको इस तरह से समझिए। एक बिहार जो है वो जर्मनी के बराबर है, एक दिल्ली जो है वो थाईलैंड के बराबर है, और हर 15 से 20 साल में हम एक उत्तर प्रदेश इस देश में जोड़ देते हैं। अब आप सोचिए, इस तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, हमारी स्वास्थ्य नीति का क्या होगा, हमारे पास क्या इतने जल संसाधन है, क्या हम इतने लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएंगे, क्या इतने लोगों की आजीविका के लिए हम संसाधन जुटा पाएंगे, क्योंकि सीमित संसाधन हमारे पास है। आप सोचिए, मानव विकास सूचकांक में भारत 188 देशों में 130वें पायदान में है। तो समझिए हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है जनसंख्या नियंत्रण की। मेरे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ सुदेश वर्मा साहब, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी साहब वीएचपी से, मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, और स्कॉलर हैं फहीम बेग साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जनता जनार्दन, जो जानती है कि जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। हम कैसा भविष्य अपने आने वाली पीढ़ी को देके जाएंगे, उनके लिए कितने संसाधन छोड़ के जाएंगे, यह हमारे सामने आज एक मूल प्रश्न है जिस पर आज इंडिया बोले पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं। न्यू इंडिया की ये सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ती जनसंख्या, सिमटते संसाधनों से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान। दुनिया की 17 से 18% आबादी भारत में है, जबकि दुनिया की मात्र 2.5% जमीन भारत के पास है। समस्या बड़ी है। एक आंकड़े के मुताबिक 2050 तक चीन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी आबादी के लिए संसाधन नहीं है। विश्व जल दिवस के मौके पर जारी ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 6 करोड़ 30 लाख लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। ये आबादी ब्रिटेन के कुल आबादी के बराबर है। यानी हिंदुस्तान में ब्रिटेन की आबादी के बराबर लोग गंदा पानी पीते हैं। जनसंख्या की समस्या बड़ी है, सब मानते हैं, लेकिन मुल्क में इस मुद्दे को लेकर विवाद भी रहा है। धर्म के चश्मे से इस मुद्दे को देखने से बहस का नजरिया बदलता रहा है। इंडिया बोले के खास कार्यक्रम में हम तमाम पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो सरकारों के लिहाज से भी शुरुआत की गई। मसलन 1987 से हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। हम 2000 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आए। एक नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हमने 2000 में बनाया, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मेंबर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर हमने एक नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड बनाया ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम चला सके जहां हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सके। लेकिन हमें उस तेजी से कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि अगर आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, हमें कामयाबी मिली। अगर आप मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, वहां भी सुधार हुआ है। फर्टिलिटी रेट की बात करें, वो भी नीचे आया है। और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ी है। अब उसे 60 करने की बात हो रही है, जो कल राष्ट्रीय हेल्थ नीति आई है उसके दरमियान। तो सुदेश वर्मा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे। आपके नेता कहते हैं साहब खूब बच्चे पैदा करो, कई नेता आपके हैं। आपको लगता है इस मामले को हमें गंभीरता से लेना होगा? ये एक बहुत सीरियस चैलेंज है साहब भारत के लिए, और खासकर आपके न्यू इंडिया के लिए। बिल्कुल, देखिए न्यू इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनफॉर्मली एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी देखिए सरकार जो है कोशिश कर रही है कि लोग 2 चाइल्ड नॉर्म को एक्सेप्ट करें। लेकिन 2 चाइल्ड नॉर्म जो है अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है लोगों के पास। आप कल को, आज तो भारत देखिए, अगर भारत की बात करें आप, आज़ादी के समय तो आज से आधा पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन बड़ा दुगना हुआ है। उसके बाद भी हम उस प्रॉब्लम को कोप कर पाए हैं। आज हमारे पास बहुत
अच्छा खाद्य भंडार है, हम उनको खाना खिला पाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता आज है आपके पास तो क्या 270 मिलियन टन का खाद्यान्न है जी। मान लीजिए अगर 2050 में 200 करोड़ को पार कर तो गई कैसे- आपकी आबादी, कैसे? जिसकी कि हम लोगों ने ऐसे एनालिसिस किया आज हमारे जितने एक्सपर्ट है, तब आपके पास खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर सबको देखिए, आपको सिर्फ ये नहीं कि सरकार करे, एज सिटीजन आपने बात की अभी हमारे कुछ नेताओं की कि उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा करो, वो दूसरे संदर्भ में आया, वो एक संदर्भ है, उसके फियर को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। सीरियस इशू है, इसको पहला और दूसरे संदर्भ में नहीं बांट सकते। देखिए समीर अब्बास साहब, भट्ट साहब, दो इश्यूज हैं इसमें। पहला इशू ये है कि पूरी आबादी की बात कर रहे हैं कि बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, और दूसरा कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन वेरियस कम्युनिटीज़ का है, ये फियर पैदा करता है। अगर एक कम्युनिटी डेमोग्राफिक कंपोजिशन में तेज़ी से बढ़ती है तो ये भय पैदा करता है क्या भारत एक डेमोक्रेसी रह पाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? इशारा क्या कर रही है, तो बात सही है। नहीं, कौन सी कम्युनिटी? इसी देश में सरिया लॉ इंपोज हुआ है, हाँ। जजिया टैक्स इंपोज हुआ है, ये तो हकीकत है ना, जो शासक थे उन्होंने इंपोज किया। आप कह रहे हैं कि तो मुस्लिम कल बहुत को तेजी क्या से भारत जनसंख्या डेमोक्रेसी बढ़ा रहे रहेगा? हैं और हिंदू कम्युनिटी को थ्रेट है? नहीं, इस सोच के साथ अगर डेमोग्राफिक कंपोजिशन सही तरीके से कंट्रोल नहीं होता है, अगर सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, आपको लगता है कि साहब इस देश के सामने ये सबसे बड़ा विषय है और सबसे बड़ी चुनौती भी है? इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कोई रबड़ का टुकड़ा तो है नहीं जिसको हम स्ट्रेच कर लेंगे और स्ट्रेच करके हम क्या नाम का उसमें और जितने भी लोग पैदा होते जाएंगे उनको अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ के 3-4 नुकसान हैं। लेकिन एक फियर फैक्टर, एक बात राजीव त्यागी, एक फियर फैक्टर की ओर जो इशारा किया हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है सुदेश वर्मा जी, उन्होंने कहा एक फियर फैक्टर है साहब, एक कम्युनिटी बहुत तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है। बट साहब, मैं आ रहा हूं, उस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं, बेग साहब आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए मैं इस पे भी आ रहा हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ से सबसे बड़े नुकसान ये है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, और हमारे देश में लैंड की जो कमी पड़ रही है उसकी वजह से किसानों की जोत घटती चली जा रही है। हाँ। ये 3 मुख्य बिंदु मैं रखना चाहता था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अरे राजीव त्यागी जी, आप उसी डिकेडियल ग्रोथ को बात करिए, 2011 के सेंसस की बात करिए। एक बच्चा पैदा नहीं किया। मुसलमानों का जब डिकेडियल ग्रोथ 1.4% है और हिंदू का, तो मुसलमान का है 2.2%। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुसलमानों का जो डिकेडियल ग्रोथ है, अगर उस पे भी आपकी कड़ाई खोलता हूं, तो कैसे होगा? 2001 के मुकाबले पैदा नहीं करेगा? 2001 के मुकाबले 2011 में दोनों ही कम्युनिटी के डिकेडियल ग्रोथ में कमी आई है। दोनों कम्युनिटी की, हिंदू और मुसलमानों की ग्रोथ में 4.9% की कमी है, तो हिंदुओं की ग्रोथ में 3.6% सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। चेक कर लीजिए पहले। आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी एक्सेप्ट करे? बेग साहब, अब आप सुदेश वर्मा साहब के सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये फेयर फैक्टर क्यों है आप लोगों को लेकर? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो आपने जिस चर्चा को आज यहाँ रखा है, मैं चाहता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और इस पर देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। बिल्कुल सच है, मगर इस मुद्दे को ध्वस्त कर देते हैं हमारे राजनीतिक दल जब इसको बीच में धर्म ले आते हैं। देखिए, ये मुद्दा हर हिंदुस्तानी का है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि इस्लाम कंडीशनल रिलीजन है। जब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके धर्म को आघात नहीं पहुंचा सकती या धर्म से उसका ताल्लुक उतना नहीं है जितना कि पॉलिटिकल लोग दिखाते हैं, तो उस पर भी चर्चा की जाती है, बहस की जाती है और अपना विवेक इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उन मुद्दों को बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। मगर अफसोस हमेशा ये कहकर कि ये हिंदू बढ़ रहे हैं या मुसलमान बढ़ रहे हैं, या एक हिंदू नेता या एक पॉलिटिकल लीडर कहता है अपने समुदाय से कि आप इतने बच्चे पैदा करो, और एक दूसरी कमेटी का लीडर बोलता है कि नहीं जी हमारे यहाँ ये इसको बनाई है या जो भी कुछ है, तो उन तमाम चीज़ों पर जब हम फोकस डालते हैं तो ये मुद्दा अपने आप में ध्वस्त हो जाता है और हम जहां से शुरुआत की थी हमने, हम वहीं पर देखिए, सुनिए, आज कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में देश की जो स्थिति बनाई, 1955 के अंदर हमने जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहां इक्वालिटी की बात की गई। आज इक्वालिटी के नाम पर हम सब लोगों के साथ बड़ा विचित्र सा खेल खेला जा रहा है। हमारे यहाँ बताइए कि एक जगह तो आपने बात करी कि इक्वालिटी और हिंदू मुसलमान कास्ट क्रीड सेक्स के ऊपर सबकी इक्वालिटी की बात की जाए, परंतु जब आपने लॉ बनाया वहां पर आपने लॉ में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि हिंदू जो है वो एक शादी के ऊपर नहीं कर सकता, मुसलमान 4 शादियां करने अलाउड है। जब 4 शादियां होंगी तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें कि 4 करोड़ लोग केवल मुसलमान 1947-51 के सेंसेक्स में आते थे, आज वही आबादी बढ़कर 17 करोड़ पहुंच गई। वही हिंदू की जनसंख्या देखी जाए तो वो संख्या
केवल हिंदू मैरिज एक्ट के कारण से जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई वो केवल 30 करोड़ से 90 करोड़ तक पहुंचती है। अच्छा तिवारी, आपको लगता है ये फेयर फैक्टर है जिस फेयर फैक्टर को हमें दूर करना होगा, या आपको लगता है बीजेपी एक गलत ट्रैक में जा रही है? दो बातें हमारे सामने हैं। एक जनसंख्या वृद्धि की बात है, संसाधन कहां जाएंगे? हाँ। संसाधन देश में नहीं रहेंगे। तो हमारे सामने दो चीजें हैं, या तो हमें जीना है या तो हमें बहुत बड़े बंगले में रहना है। पहले जीना है या पहले बड़ा बंगला चाहिए? तो हमेशा आदमी के सामने पहले जीने की समस्या रहती है। आज हमारे देश और में ये ही- समस्या आपके देश बता में रहा हूं, आएगी। रमेश जी बता रहा हूं, आज ही बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे जगह जहां मुस्लिम जनसंख्या 70-80% है, हिंदुओं को त्योहार मनाने के वहां लिए से भी पलायन इजाजत करना देनी पड़ता पड़ती गलत, है। बिल्कुल गलत ये बात सभी है। देशों में पैदा हो बिल्कुल रही है। गलत बात है। ये पैदा हो ये सरासर इल्जाम है। इसका निराकरण देखिए कि ये विकास के साथ सरासर कहां इल्जाम करते हैं। है। भट्ट साहब, मैं इसका विरोध करूंगा। ये सरासर इल्जाम है। हिंदू मुस्लिम अभी भी अपनी गलियों में, मोहल्लों में त्योहार मनाते अरे हैं। भैया, पाकिस्तान होली इसका मनाते एग्जाम्पल हैं। है। नहीं, पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल मैं है। मोहल्ले में नहीं बना सकते। पाकिस्तान मेरा देश नहीं है। आप मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान मेरा देश नहीं है। पाकिस्तान मेरा देश हिंदुस्तान है। इसलिए मैं अपने देश की बात करूंगा। मुझे पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं। और एटम बम डालिए पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान को बर्बाद कीजिए। मैं सबसे पहले पाकिस्तान पे बम गिराने वाला बनूंगा। मेरा देश हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की बात कीजिए। यहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे को होली का रंग लगाते हैं। ये टीवी और में बोल के नहीं होगा। ईद की ना, बिल्कुल नहीं। ये टीवी में बोल के ये नहीं आप होगा, लोग जमीन पर सियासत- करना पड़ेगा, ये गली सत्ता मोहल्लों की में भूख- करना पड़ेगा। ये सत्ता वहाँ की हिंदुओं भूख को अब आपसे खत्म हो गया। एक मिनट, एक छोटी सी बात, एक मिनट। शमून कासमी साहब, आपको लगता है आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर चैलेंज आप लोग भी जानते हैं क्या होने वाले हैं। हाँ, मैं सारे विद्वानों से एक बात कहूँगा कि ज़रा बीच में टोकिए नहीं। हाँ, क्योंकि आपका मज़हब कुछ अलग होगा, मैं तो अलग एक समझता हूँ जो मुझे इस्लाम ने सिखाया है। हमें एक सभ्य सोसाइटी को बनाने की ज़रूरत है। रमेश भट्ट हम हमें उस तरफ लाने की ज़रूरत है कि हम जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सके, रमेश भट्ट साहब, संसाधनों को अगर कैसे ये हम इतने अच्छी बात बोल रहे हैं, इनकी बात से सहमत हूं मैं, अगर इतनी अच्छी बात बोलते हैं तो हमारे छोटे से प्रश्न का आप जवाब दीजिए। क्या आपको ये अंदाज है कि 200 साल के बाद भारत में हिंदू और मुसलमान बराबर जनसंख्या में होंगे? तो सवाल यह है, ये चुनौती जो जनसंख्या की है, इसके नियंत्रण के लिए जो कारगर उपाय होने चाहिए वो जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? लेकिन उससे पहले सुदेश वर्मा साहब के सवाल का जवाब शमून कासमी साहब आप दे दीजिए। प्रश्न है कि 200 साल के बाद भारत का जो स्वरूप होने वाला है, हमारी जनसंख्या 3000 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, 3200 करोड़ होगी, हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, तो क्या गारंटी है कि मेरा बेटा का बेटा, क्योंकि 2 जनरेशन की बात है, वो इसी डेमोक्रेसी में रहेगा, उस पर सरिया लॉ नहीं लादा जाएगा, इस्लामिक कंट्री नहीं होगा? क्या गारंटी है? शमून कासमी। देखिए वर्मा जी, फ़हीम बैग थोड़ा सा देखिए, आप लोग अपना वो करिए, मेरा अपना उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम सियासत नहीं, मोहब्बत मैं है जहाँ उत्तर तक चाहता पहुँचे। हूँ। नहीं आप नहीं, मेरा मैं भी आपका इस तरह भी समझना पड़ेगा कि मैं- आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले हिंदुस्तान में सारे लोग हिंदू धर्म के ही लोग थे। यहाँ से कोई वहाँ पाकिस्तान से या कोई उस कैरिबियन सी के आसपास है, यहाँ पर आके हिंदू नहीं आए। यहाँ से सब जहाँ रहे सब, यहाँ आप भी तो कन्वर्ट हुए साहब, आप भी तो कन्वर्ट हुए, मैं क्या कह रहा हूं, आप भी तो कन्वर्ट हुए उस दौर के अंदर। आने वाले 200 साल बाद जो कन्वर्जन नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है? पहली बात तो जो मैंने कहा था कि आप इस उससे देखिए कि दुनिया में जो लोग धर्मों की बात करते हैं, धर्म एक है और इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला भी एक है। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। इसलिए विक्रमादित्य जी, आप भी ये समझ लीजिए कि धर्म के ऊपर आपका कब्जा है ना मेरा कब्जा है। वो मालिक जिसे चाहेगा वो उसे वो चीज, आप हिंदू धर्म ये में तो पैदा प्रवचन हो गया। आप हिंदू हैं, ये तो प्रवचन हो गया साहब। एक मिनट, सियासत के अंदर, सियासत के अंदर सुनिए, इस देश के अंदर राजनीति चलती है। आप एक बार राजीव त्यागी कुछ हम कहना एक चाहते हैं? नरोनारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। ओके, आप राजीव त्यागी कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए। देखिए रमेश भट्ट जी, अभी तक की जितनी बहस हुई है, हाँ, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बहस है। हाँ। जो लोग कि ये 250 साल बाद क्या हो जाएगा, हम आदमी एकदम का तो पता नहीं अगले दम क्या होगा, कुछ पता नहीं होता है। तो ये तो बेकार की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान की बात करती है। चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, शमून कासमी जो साहब, कम बच्चों पर इंसेंटिव्स की बात करे। ओके राजीव जी, आपका जवाब ले लिया। कुछ हमारे सहयोगी यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, मैं जरा उनसे बात कर लूं। एक मिनट रुक जाइए। संजय गांधी सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने सख्ती से परिवार नियोजन का पालन करवाया, सरकार गई, उसके बाद प्रोत्साहन का रास्ता अपनाया, जिसकी हालत ये देख रहे हैं कि कीड़ों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं।
अब अगर सरकार कानून बना दे 2 बच्चों का, ये भी करके देख लीजिए एक बार। थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने एक विशाल समस्या जिसको पहले पकड़ा जाना था, ये चाहिए था, अब तो जागृत हुए। कृपया सहयोग दीजिए, नहीं तो समस्या सबकी है, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होगा। कभी सोचा है? आप 200 साल की बात कर रहे हैं, एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, कैरियर कॉन्शियस लोग हैं, शादी से लड़के लड़कियां डर रहे हैं। जब शादी होती है तो पहला बच्चा पैदा करने से डरते हैं, उनके समझ नहीं आता कि वो खर्चे कैसे उठाएंगे। और गरीब तक का, मैं ये नहीं कहती किसका तबका, पूरी तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, सूखे सूखे बच्चे, पिग्मी जनरेशन, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन नाम की चीज नहीं, अरे रोटी डाल दी और जिंदा रख दिया, उस जेनरेशन का क्या करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, विश्व आर्थिक मंदी से झेल रहा है, ट्रम्प आए हैं अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, आपके इन बच्चों को कोई नहीं लेगा, यही मरना पड़ेगा। ओके, एक लास्ट समय, माता जी उठिए ना, उठ के आप, हाँ लास्ट समय। जहाँ पर पलक झपकते ही एक बच्चा पैदा हो रहा हो, उस देश का क्या हाल होगा। माल्थस ने सबसे पहले इस सिद्धांत को उठाया था, अनाज की कीमत होती है 1, 2, 3, 4, बच्चे पैदा होते 2, 4, 8, 16, जमीन इतनी, ना पढ़ाई ना लिखाई, और अब बच्चे तो बिल्कुल अपंग पैदा हो रहे हैं। हर इंसान का धर्म है बच्चे ना पैदा करना। तो आप सोचिए, हमारी देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, जो अपनी चकाचौंध के लिए जाने जाती है, लेकिन उसकी एक दूसरी पहचान है जिसे हम धारावी के नाम से जानते हैं, स्लम पॉपुलेशन। स्लम पॉपुलेशन बहुत तेजी से इस देश में बढ़ रही है। आप सोचिए, स्लम में जो लोग रहते हैं उनके सामने किस तरह के हाल होते हैं। मसलन अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करें, जैसे जैसे लोग रोजगार के लिए अर्बन सेक्टर में आएंगे, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, हमारे रिसोर्सेज श्रिंक होंगे, वहां एक चैलेंज बढ़ेगा। यानी हर समस्या के मूल में कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि है। तो सवाल यह है, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं इस जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के लिए? देखिए रिपोर्ट। सियासी बहस में जनसंख्या का सवाल हमेशा से केंद्र में रहा है। देश में पॉपुलेशन कंट्रोल पर सबसे ज्यादा विवाद और बहस 70 के दशक में हुई है। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी की अगुवाई में सबसे ज्यादा परिवार नियोजन की बात की गई। आरोप लगाए गए कि इमरजेंसी की आड़ में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। विवाद की वजह से इस कार्यक्रम को वापस ले लिया गया। इसके बाद परिवार नियोजन का सख्त कानून तो कभी नहीं लाया गया, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नीतियां बनती रहीं। मसलन साल 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई। साल 2000 में ही नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का गठन किया गया। इसके बाद 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। इसमें दो राय नहीं कि सरकार की नीतियों और उठाए गए कदमों का असर तो हुआ है, लेकिन टारगेट से हम अब भी बहुत दूर हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। सरकार नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आई है। सरकार का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इस देश में चल रहा है, जिसमें सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन जो सवाल आया हमारी जनता के बीच से, क्या एक ठोस कानून की जरूरत है और सरकार क्या इस तरह के कानून बनाने पर पहल करेगी? सुदेश वर्मा साहब, बहुत संक्षेप में आपका जवाब। देखिए, मैं जो बता रहा था, बहुत अच्छे मोड़ पर आप पहुंचाए हैं और मैं साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया डिस्कशन के लिए। क्योंकि देखिए, पहली बार भारत सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है। हम एज हिंदू न सोचें, एज मुसलमान न सोचें, हम ये सोचें कि भारत को क्या चाहिए और हम उसमें कहाँ समाहित हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, वो उस सोच की ओर हम ले जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ में तो आप हिंदू मुसलमान नहीं तो कर रहे थे, आपने शुरू किया। बात आप नहीं करते हैं। नहीं। और जब फंस जाते हैं तो पलटी मार जाते हैं। मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैं समझा नहीं पाया, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स दिया था। गलती आपने मानी, शुक्रिया। समझा नहीं पाया, इसकी मेरी गलती है, मैं कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बात बोला था कि कोई क्यों बोलते हैं कि 4 बच्चा पैदा करो, मैंने कहा उसके फियर को एड्रेस करिए। उसके फियर को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, साक्षी महाराज के फियर को कौन एड्रेस करेगा? उन्होंने विवाह ही नहीं किया। लेकिन हिंदू, रमेश जी, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिटीजन की तरह सोचे कि भारत को क्या चाहिए। अगर हम कोई पॉलिसी लाते हैं, अगर 2 चाइल्ड लॉ लाते हैं, तो मुसलमान के नेता खुल के बोले कि नहीं, कुछ भी हो ये सही है। ओके, बेग साहब जवाब देंगे। ये क्या आप लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? बेग साहब, देखिए वर्मा जी, मैं बड़े आदर के साथ, ये कोई हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं है। आपकी इस बहुमत वाली सरकार से एक आदर के साथ विनम्र होके
देखिए सत्ता तो आपने सब जगह माशाल्लाह हथियाली, भूख पूरी हो गई। हथियाली नहीं, अरे वो जो भी हो गया, गलत जो हो गया, हथियाली आप करते हैं, जो हो गया। हथियाली मत बोलिए। अच्छा मैं कह दूं तो मेरी मानसिकता गलत, हथियाली लफ्ज़ आप गलत है। हमसे कह लो, मैंडेट भी है आपको सारे गुनाह माफ है। मैंडेट भी है, वापस लीजिए। हथियाली वाली भाई आपके पास सत्ता आ गई, ये मानसिकता गलत बात कर रहे मैं हैं। कह दूं तो आप ये गलत है, मेरी मानसिकता गलत, ये मानसिकता सत्य हथियार ही नहीं है। मैं तुझे सत्ता की बात जानना है हमारी कोई बात के बारे में, तलवार के तो बस आप पे जान नहीं लीजिए, साहब। सत्ता हमारे लिए साथ नहीं है, तलवार के ऊपर सत्ता हमारे लिए परिवर्तन का माध्यम है। और इसी एक बात सुन लीजिए बेग साहब, आप घुमाइए मत। उन्होंने कहा क्या आप एग्री करते हैं 2 चाइल्ड नॉर्म से, आप लोग तैयार है, ये पूछा उन्होंने। क्या कम्युनिटी डिजाइन है? स्कॉलर आप उसका जवाब दे मैं दीजिए। बहुत ही आदर के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि अब सत्ता की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लासिफाइड कीजिए, उनको देखिए कौन कौन सी समस्या है। अरे आचार्य इसीलिए 4 शादियों की बात आचार्य जी मुझे तो बोलने दीजिए, क्यों आती है? सारी आती है। आचार्य जी, वर्मा जी, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। उससे क्या प्रॉब्लम? मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि ये समस्या है जो इस, अरे वो आपसे पूछ रहे हैं 2 चाइल्ड नॉर्म पे आप एग्री करते हैं, नहीं इस पर जवाब देना। आप इधर उधर कहां घुमा रहे हैं? जब आप धर्म को लेकर सबसे पहले आ जाते हैं तो इस मुद्दे को मैं फिर कह रहा हूं कि मुद्दे को फिर खराब बात करिए ना। आप उन चीजों को लेकर आइए, एक बहुत बड़ा दिल लेकर बात कीजिए लोगों से, और लोग तैयार हैं। और एक सच्चाई और बता दूं दीजिए ना भट्ट साहब, मैं सच्चाई बता दूं, आज मुसलमानों के घरों में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जारी है और सब लोग अपने तरीके से अपने परिवार को प्लान कर रहे हैं। मगर आप जब बार बार एक्सेप्ट करेंगे, जब बार बार आप तानाशाही करके आप लोगों को उकसाते हैं, तो हमारे कुछ लोग ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई उकसाएगा तो भारत के खिलाफ काम करेंगे। आप आइए, कोई आपको उकसा देगा तो भारत के खिलाफ काम कैसे कर देंगे? भारत को क्या चाहिए इस पर? मैंने कहा कुछ लोग, भारत को कुछ लोग सब जगह हैं, आपकी पार्टी में भी हैं जो बार बार लोगों को धर्म के नाम पर उकसाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं कि कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं, तो उनको भी डील किया जा सकता है। तिवारी साहब एक बात, तिवारी जी एक बात बार-बार आ रही थी, जवाब नहीं दिया। एक बात बार-बार आ रही थी, क्या 2 बच्चों की बात पर आप सहमत हैं क्या? उस पर फहीम बेग साहब ने एक बार भी नहीं कहा नहीं 2 बच्चे के निर्णय होना चाहिए, समान नागरिक की बात होनी चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए, हम उससे सहमत हैं। एक बात भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और इसके कारण मैं 1951 का बताता हूं, 30.35 करोड़ 35 लाख लोग भारत में थे, हिंदू थे, और मुस्लिम थे 3 करोड़ 54 लाख। आज जब तक आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूं करेंगे कि 2 आप देश के हिंदुस्तानियों की बात कीजिए, तब तक करते रहेंगे। आप हिंदुस्तानी की बात कीजिए, आप जब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, जनसंख्या जैसे नहीं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस तरह से 22 लाख मुस्लिम हैं, यानी 5 गुना मुस्लिम बढ़े, 3 गुना हिंदू बढ़े, और भारत का बंटवारा पाकिस्तान और भारत के रूप में किस आधार पर हुआ? आधार मुस्लिम और हिंदू था। आज भी वही परिस्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे देश में समान नागरिक कानून आए, सबके लिए एक जैसा व्यवहार हो, ये फहीम बेग को स्वीकार करना पड़ेगा, तब बात आगे बनेगी। तब विक्रमादित्य आपसे पहले शमून कासबी साहब, हाँ या ना पे जवाब दीजिएगा। देखिए 1 फैमिली 2 चाइल्ड नॉर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए एक बात आपको फिर आप जो लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए मैं बहुत क्लियर एक बात आपको बताऊं कि इस्लाम ऑपरेशन को ही ये नहीं समझता कि ऑपरेशन एक उसका इलाज है। मैं आपको एक बात आपको बताऊं कि जितने बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे उतनी हमारी बहनें और माएँ कमज़ोर होंगी। तो इस्लाम ने इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि आप ऑपरेशन के बगैर भी अपनी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सोसाइटी में जाके काम करना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए, उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए एक बात वर्मा जी, मैं एक बात वर्मा जी तो आप देखो दोनों एक बात देखिए अच्छी, अगर हम सब लोग विक्रमादित्य जी, एक अच्छी बात भारत सरकार विक्रमा जी नहीं, जब तक आचार्य जी बात जरा पूरी बात हो जाने दीजिए। आप बीच में क्यों नहीं, आप समझ नहीं जा रहे? देश का संविधान पहले बात पूरी तो होने दीजिए। अरे भाई आप लोग इस चीज में सक्षम नहीं है, आप डिस्कशन में तो सक्षम है। हिंदुओं की उदारता देखिए, सुनिए आज भाई हम कब कह रहे हिंदू उदारवादी नहीं है? हम कब कह रहे हिंदू उदारवादी नहीं? मुसलमान भी उदारवादी, हिंदू उदारवादी है। 2% लोगों को छोड़ दीजिए जो आतंकवादी है। नागरिक हर जगह हो क्या मानते हैं? नागरिक की तरह क्या मानते हैं? आचार्य विक्रमादित्य, एक तो हम इसे हिंदू मुस्लिम ना बनाएं। मेरा आपसे क्या कहना है? मैंने दोनों कम्युनिटी को क्यों बुलाया, इसके पीछे एक रीजन। आप ये बताइए, मैं ये चाह रहा था, एक बार कासमी साहब, मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन कर रहा था। देखिए आपने कहा संविधान सबसे ऊपर है, संविधान में भी हमने संशोधन किया।
की है, 100 से ज्यादा बार संशोधन किया, क्योंकि समय की मांग रहती है। इसलिए आपको लगता है, सब आप खुद सोचिए ना, अगर छोटी फैमिली होगी, आप उसके लिए शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं, बेहतर जीवन दे सकते हैं, उसको बेहतर समाज दे सकते हैं। इसकी कल्पना आप लोग क्यों नहीं करते? एक मिनट कासमी साहब, अब मुझे 30 सेकंड में जवाब देखिए, जो अभी वर्मा जी ने कहा, मैं आपको ये बता दूं कि 95 के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं आज पूरे उसके साथ कह रहा हूं कि पोलियो की दवाई मुसलमान नहीं पिलाते थे। आज कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है। हमने अपील की सबसे पहले धर्म गुरुओं को, ये मैं बैठा हूं, मैं भाग्यशाली आदमी हूं, सारे धर्म गुरुओं को जमा किया और कहा कि ये बीमारी जानी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, हमने जनसंख्या जैसे पोलियो का प्रोग्राम चला, वैसे ये स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम चलाइए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, पूरा बात तो हो जाने भट्ट साहब, जरा थोड़ा सा, आप तो एकदम लुकमा देते हो। मेरा ये कहना है कि पॉपुलेशन, जो आपने अभी जो है, जो पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया की बात की थी, उसके 2007-2008 का कैलेंडर उठाइए, उसमें हमने लड़कियों की समानता के लिए बात की। ओके, वो मेरा उसमें मैसेज छपा, मेरा डॉक्टर कलाम, फिर आप मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए। मुमिया मिट्टू बन अरे भाई, हम मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? अच्छे विचारों के आपको साथ एक सवाल का जवाब देना है, आपको एक सवाल का जवाब देना कि भारत सरकार एक कानून बनाए, छोटा परिवार सुखी परिवार, उस पे हम साथ देंगे। बात को खत्म कर देंगे, आप उस पे बात करने को तैयार नहीं है। होने वालों को बड़ी बड़ी बातें नहीं, आप सीधे बताइए। नागरिक संहिता के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। मेरे यहाँ पर उसको सहयोगी लोग बात करना चाहते हैं। आइए एक मिनट, डिस्कशन होना चाहिए। आप थोड़ा सा बताइए। धार्मिक वाद विवाद से ऊपर उठकर सरकार को इस पर एक समान नियम बनाना होगा। चीन में और कई देशों में इस तरह के नियम बने हैं। जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे, भारत का विकास नहीं होगा। ओके, हाँ जी। मैं इन धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूँ, ये जाति पात का जो जहर है, आप जरूरतमंद के जाके देखो, हॉस्पिटलाइज जो है, उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान है। सबसे पहली बात, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और दोनों भाई गले मिलके ये कहते हैं आपने हमारे परिवार की जीवन बचाई है। इसी तरह मैं चाहता हूँ, मेरे देश का जो है दुर्भाग्य है, जो क्या नाम है कि लोग जाति पात का जहर घोलते हैं। हम तो सब मिलके देशवासी हैं और देशवासी रहेंगे। ओके, हाँ। मेरे भांजे के बच्चे की एक साहब ने ऐसी जान बचाई है। इस स्टूडियो में आने के नाते भट्ट साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि स्टूडियो में बार बार मुस्लिम धर्म के बारे में, कभी तिलाक के बारे में, कभी आबादी के बारे में, कभी चार शादी के बारे में क्यों सवाल होता है? जब हम उनके धर्म के बारे में नहीं कुछ कहते तो उनको राइट क्या बनता है हमारे धर्म के बारे में बोलने के लिए? एक मिनट मेरी बस बात सुनिए। ये सवाल धर्म का नहीं है, ये सवाल देश का है, लोगों की सुरक्षा का, हमारी फ्यूचर जनरेशन का है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। ओके, क्या हमें नहीं आप इस देश के नागरिक? किसने बताया आपको नहीं है? तो क्या ये लोग फिरौनियत लागू करना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि जब भी जनसंख्या के ऊपर जो बहस हो रही है, तो हमेशा धर्म से जोड़ दिया जाता है इसको। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बीच में आ जाती है। तो क्यों ना सर हिंदुओं के कहने के लिए जो बताया अभी, जो कि 1955 में जो बना था हिंदू संसद, तो मुस्लिमों को मान लेना चाहिए, हम दो हमारे दो। प्रॉब्लम क्या है सर? ओके, एक आखिरी सवाल। हाँ मित्र, ये लास्ट सवाल है। सर मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, ग्राउंडेड तौर पे कहना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी बात दोनों धर्मों के लिए, आज की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, एक बेटी को लेकर भी बढ़ रही है कि बेटी होगी और मुझे बेटा चाहिए। अब तक आप लोग बैठे हो बहस में, वो मुद्दा कहीं भी नहीं छिड़ा। क्या हमें बेटी लेनी चाहिए या फिर बेटा लेनी चाहिए? जनसंख्या का ये भी एक कारण है। मेल चाइल्ड के लिए भी एक दबाव रहता है परिवार के ऊपर। लेकिन आखिर में आप सब लोग धर्म को अलग हटाकर सोचिए कि हमें आने वाले समय में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमारे पास संसाधन नहीं है, हर कोई जानता है, लेकिन हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है, सुदेश वर्मा साहब, हम कम्युनिटी के लिहाज से ना सोचें, क्योंकि पानी कम्युनिटी को देख के नहीं आता, सूर्य कोई कम्युनिटी को देख के उदय और अस्त नहीं होता, ज़मीन में कोई ये नहीं होता कि साहब यहाँ हिंदू रह सकता मुसलमान नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप फ्यूचर चैलेंजेस को सोच के देखिए ना एक पल के लिए। देखिए बिल्कुल सही है। आपको याद होगा पटना की वो रैली जहां नरेंद्र मोदी जी जब कैंपेन हो रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव का, वहां उन्होंने कहा था कि हिंदू डिसाइड कर ले कि उसको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है, मुसलमान डिसाइड कर ले हिंदुओं के खिलाफ लड़ना है या गरीबी के खिलाफ लड़ना है। ये हमारा लैंडमार्क स्टेटमेंट सरकार के पॉलिसी को गाइड करता है। हम चाहते हैं कि लोग सिटीजन की तरफ बार बार हम स्ट्रेस करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको अच्छा स्कूल चाहिए। अरे कांग्रेस कर चुका होता है, हमारी जरूरत आप नीति बना के लेके आएंगे, एक बच्चे की नीति बना के लाइए, जो मैंने कहा है, एक बच्चे को सरकार शिक्षा भी देगी, चिकित्सा भी देगी, रोजगार भी देगी। तो देखिएगा सभी धर्म के लोग बाग बच्चा एक करना शुरू कर देंगे। आपने तो इस कम्युनिटी को, हिंदुस्तान के लोग बाग तिवारी साहब, क्योंकि जो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन है उसको खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। आप बताइए, चीन ने एक निर्णय लिया था, बड़ा कड़ा निर्णय लिया था।
आज चीन अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सोच रहा है। जापान ने एक बहुत बड़ा कड़ा निर्णय लिया, विकास के लिए निर्णय लिया। आज जापान में आगे आने वाली पीढ़ियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, अब वो दोबारा निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं। भारत में, एक मिनट, भारत में आप जब कोई निर्णय लेंगे तो ऐसा समन्वित निर्णय लेना पड़ेगा जो आगे भविष्य को भी कटघरे में खड़ा करे और ठीक ढंग से जनसंख्या का संतुलन फाइन बेग 30 सेकंड में आपका जवाब। मैं आ रहा हूं समूह कासमी साहब, मैं बुनियादी बात बता दूं। 2011 का जो सेंसस बार बार ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है 29% 6 था मुसलमानों की आबादी का रेशो, आज की तारीख में 24.5 हो गया है, यानी गिरावट आई है। लोग इस को अपने विवेक से इस्तेमाल करना शुरू सर, कर अब दिया। विवेक का सवाल हम नहीं ला सकते यहाँ पर, क्योंकि विवेक में हमने देख लिया कि हम कम नहीं कर पा रहे जो हमारे लक्ष्य थे। सबसे पहला जो मुद्दा है वो शिक्षा का है। जब तक शिक्षा के ऊपर बात नहीं होगी, मुसलमानों के सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, मगर उनकी शिक्षा का, उनके रोजगार का, उनकी बीमारियों का मुद्दा कभी नहीं उठाया जाता। हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस देश की व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दे, आधुनिक शिक्षा दे, तब वो बच्चा अपने आप स्वयं अपना अच्छा साहब, आपके पास लास्ट 30 सेकंड। मैंने आपसे कई बार ये सवाल पूछा, क्या आप लोग तैयार हैं छोटा परिवार सुखी परिवार के कॉन्सेप्ट में? आप हर बार मुझे घुमा गए। नहीं, बिल्कुल छोटा परिवार सुखी परिवार ही होता है और हम सब लोग कभी उसके और आपके लिए छोटा परिवार कितना होता है ये भी बता दीजिए। मगर देखिए, छोटा परिवार का मतलब देखिए, आपको बताएं, देखिए आपको एक बात बताएं, जो लोग ये बात करते हैं, आप रेशो उठा के देख लीजिए। पहले तो मैं आपसे बताऊं, आप मुझे उस सच्चाई को क्यों आप अस्वीकार कर रहे हैं। हमारी बहन हिंदू हो या मुसलमान, उनका शोषण हो रहा है, शोषण नहीं होना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। मैं ईमानदारी के साथ बात कह रहा हूं, अगर मैं इस देश का शासक बनूं। देखिए आप बात सुनिए, नंबर का तो जवाब, आप छोटा परिवार, आप अपनी परिवार की डेफिनेशन तो बता दो कितना होना चाहिए। एक बस हो गया। समूह कासमी साहब आपकी बात, समूह कासमी साहब आपकी बात। राजीव त्यागी 30 सेकंड, ये आखिरी सवाल आपके। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक ही बढ़िया, दो ही काफी और तीन से माफी। इस पे भारत के प्रत्येक नागरिक को जाना होगा जो शादीशुदा हैं, और जब भी जाकर के हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि आने वाले भारत के सामने जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती है, इससे निपटने के कारगर उपाय करने होंगे, क्योंकि मसला खाद्य सुरक्षा का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, समाज में एक सम्मानजनक जीवन यापन करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।